हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज मैं लिटिल मशरूम मांगा का हिंदी एक्सप्लेनेशन करूंगी। ये वीडियो पार्ट 11 है। मिलिट्री के लोग जमा हुए सिटीजन्स को बोलते हैं एक लाइन में खड़ा होने के लिए। आन बाकी लोगों के साथ लाइन में खड़ा हो जाता है। कुछ देर के बाद सिटीजन गोली का साउंड सुनते हैं। गोली का साउंड सुन के वहाँ पे मौजूद लोग डरने लगते हैं, यहाँ तक कि कुछ लोग रोने भी लगते हैं। एक बुजुर्ग आदमी अपना ग्रैंडसन को बोलता है, 100 सालों के बाद आज ये जजमेंट डे आया है। देखते ही देखते आन का टर्न आ जाता है। उसे 3 टाइप का चेकिंग पॉइंट से गुजरना पड़ता है। पहले चेकिंग पॉइंट पे सोल्जर देखते हैं कहीं उसके अंदर म्यूटेंट कैरेक्टरिस्टिक तो नहीं है। सेकेंड चेकिंग पॉइंट पे 4 जजेस अपना फैसला सुनाते हैं। आन इन दोनों चेकिंग पॉइंट में पास हो जाता है। देन वो पहुंच जाता है फाइनल चेकिंग पॉइंट पे। इस चेकिंग पॉइंट में उसे लू फेंग से गुजरना होगा। ये चेकिंग पॉइंट खून से भरा हुआ है। फेंग को जिस पे भी शक होता है वो डायरेक्टली उस पे शूट कर देता है। इतने सारे डेथ को देख के ट्रायल कोर्ट का एक मेंबर का हालत खराब होने लगता है। देख के फेंग बोलता है उसे बाहर निकालो। तभी एक पर्सन फेंग को वाटर बोतल देते हुए बोलता है ये पानी है, इसमें पुदीना मिलाया गया है। फेंग बोलता है मुझे इसकी जरूरत नहीं है। इधर हमें दिखाया जाता है लाइन में आन, मिस्टर शाओ एंड वो पोएट खड़ा है। शाओ बोलता है तुम पहले जाओ, मैं युवाओं की परवाह करता हूँ, तुम आगे बढ़ो। सुन के पोएट बोलता है पहले बुजुर्ग को जाना चाहिए, मैं आपके बाद जाऊंगा। पहले आगे जाएगा। इसको लेके मिस्टर शाओ एंड पोएट के बीच झगड़ा होने लगता है। फिर मिस्टर शाओ आन को आगे धक्का देता है। फेंग को देख के आन सोचता है ये 4th टाइम होगा मुझे उसका जजमेंट का सामना करना पड़ रहा है। जब हम पहली बार मिले थे वो मुझे ऐसे ही देख रहा था। आज सुबह मुझे एक इंसेक्ट ने काट लिया था। फेंग उसे स्टेयर करने लगता है। देन कुछ सेकंड के बाद वो अपना हाथ वेव करता है एंड उसे इशारे में बताता है कि तुम पास हो चुके हो। देख के आन थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। वो आगे बढ़ने लगता है। तभी वो पीछे पलट के देखता है एंड सोचता है मुझे ये कोट एंड उसका नोटबुक रिटर्न करना है, पर उसे ये अभी रिटर्न करना इनअप्रोप्रिएट है। देखता है कि मिस्टर शाओ एंड वो पोएट भी इस टेस्ट में पास हो गए हैं। मिस्टर शाओ बोलता है मैं बच गया। पोएट बोलता है जब आर्बिटर ने हमें सीडीए से बचाया तो हम संक्रमित नहीं हुए थे और हम पूरे रास्ते कार में ही बैठे रहे, बेशक हमें तो पास होना ही था। मिस्टर शाओ आन के शोल्डर पे हाथ रखते हुए बोलता है तुम कहाँ रहते हो, मुझे सोने के लिए जगह ढूंढना होगा, 2 दिन से मुझे कोई जगह नहीं मिल रहा है। आन बोलता है मैं घर नहीं जा रहा हूँ। मिस्टर शाओ बोलता है तो फिर तुम क्या करने वाले हो। आन बोलता है मुझे उसका वेट करना होगा, जब वो फ्री होगा मैं उसे ये रिटर्न करूंगा। सुन के मिस्टर शाओ बोलता है ओह ये सही है, मैं तुम्हारे घर नहीं जा सकता, कोई बात नहीं, मैं भी अपना प्रेमी को ढूंढ लूंगा। ये सुन के आन सोचता है आखिर उनका मतलब क्या था। मिस्टर शाओ उन दोनों को बाय बोल के वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद पोएट बोलता है मिस्टर शाओ बहुत सालों से अंडरग्राउंड 3rd फ्लोर पे अपना बिजनेस संभाल रहे हैं। बेस की लगभग 90% असील सामग्री उनकी दुकान से ही आती है। वे कहते हैं कि जब वो यंग था तो उनके बहुत सारे प्रेमी थे। सुन के आन पूछता है क्या आप सभी ने उनके बारे में सुना है। पोएट बोलता है कौन नहीं जानता है कि मिस्टर शाओ क्या करते हैं, लेकिन अब मिस्टर शाओ बूढ़े हो चुके हैं एंड उनके मल्टीपल पार्टनर्स भी नहीं हैं। ये सुन के आन कोई रिप्लाई नहीं देता है। पोएट बोलता है 3rd फ्लोर से मुझे दूसरे का याद आ रहा है, तुमने तो उसे देखा ही होगा ना, उसे आउटर सिटी से मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन थी। मैं सोच रहा हूँ वो कहाँ पे होगी, अगर वो मर गई है तो फिर मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है। ये सुन के आन कोई रिप्लाई नहीं देता है, बल्कि ये सुन के वो सैड हो जाता है एंड इस पॉइंट पे उसे कुछ तो समझ में आ जाता है। उसे समझ में आ जाता है कि जब एक इंसान मर जाता है तो उसके मरने से दूसरा इंसान शोक मनाता है। ह्यूमंस के लिए ये इमोशन यूनिक ही है। आन को खोया हुआ देख पोएट बोलता है तुम अगेन ये लुक दिखा रहे हो। ये सुन के आन पूछता है व्हाट। पोएट उसके शोल्डर पे हाथ रखते हुए बोलता है जैसे कि अभी जो कुछ भी हो रहा है
उसका तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है, जैसे कि तुम सिर्फ एक दर्शक हो। ऐसा लगता है जैसे कि तुम इन सब को देख रहे हो या फिर तुम उस पर दया दिखा रहे हो। ये सुन के आन कुछ समझ नहीं पाता है। वो सोचता है शायद मैं इंसान की तरह नहीं दिखता हूँ। आखिरकार मैं बस एक अलग प्रजाति हूँ। पेट उसे बोलता है तुम थोड़े बुद्धू हो। लेकिन वो उसे बोलता है ठीक है, मैं अभी जा रहा हूँ। आन पूछता है तुम कहाँ जा रहे हो? पोइट बोलता है कहीं भी, मैं इस जेल से मुक्ति पाना चाहता हूँ। ये बोल के पोइट वहाँ से जाने लगता है। उसे जाते हुए देख आन सोचता है उसके पास कोई कम्युनिकेटर नहीं है, ना ही एक आईडी कार्ड है। आखिरकार वो कहाँ जाएगा? शायद वो अपने बॉयफ्रेंड को ढूंढने जाएगा या फिर शायद उसे बेस के बारे में कहानी बताने के लिए कोई और मिल जाएगा। देन आन सोचने लगता है 3 दिन के अंदर सिटी डिफेंस ऑफिस उसे गिरफ्तार कर लेगी। आन नोटिस करता है कि बहुत ही कम लोग इस टेस्ट में पास हो रहे हैं। उनको अभी भी गोली का साउंड सुनाई देता है। जिन लोगों के ऊपर फैंग को डाउट होता है कि वो इन्फेक्टेड हो चुका है, फैंग उनके ऊपर गोली चला देता है। एक के बाद एक गोली का साउंड सुन के आन सोचता है रात की हवा तेज है। ऐसा लगता है कि गोलीबारी और मौत ही एकमात्र ऐसी चीज है जो परमानेंट है। आन दूर से लू फैंग की तरफ देखता है एंड सोचता है मैं उसका फेस नहीं देख पा रहा हूँ। वो वहीं पे खड़ा है। वो टॉल एंड हैंडसम दिख रहा है, साथ ही लोनली भी। तभी एक जज आन को बोलता है तुम अभी तक यहाँ पे क्या कर रहे हो? आन पीछे पलट के देखता है। वो जज बोलता है क्या तुम वापस नहीं जाना चाहते? उस जज को देख के आन सोचता है ये तो वही जज है जो अक्सर लू फैंग को फॉलो करता रहता है। आन फैंग का जैकेट उतारते हुए बोलता है मैं कर्नल को कुछ वापस देना चाहता हूँ, क्या आप ये जैकेट उसे दे सकते हैं? जज बोलता है क्या तुम उसके लिए वेट नहीं करना चाहते? ये सुन के आन कुछ देर के लिए साइलेंट हो जाता है एंड वो सोचता है उसने बस एक बार के लिए कर्नल का जैकेट पहना था। तब को ऐसा लगता है कि मेरा उससे कोई रिलेशनशिप है। आन उसे बोलता है वेल मैं एंड कर्नल हम दोनों एक दूसरे से ज्यादा फेमिलियर नहीं है। जज बोलता है मुझे पता है, मैंने कर्नल को किसी और के साथ कभी भी नहीं देखा है। जज अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोलता है मुझे ये दे दो। आन वो जैकेट उसे सौंपने ही वाला था। तभी आसमान में अचानक ऑरा में बदलाव आया, जैसे अरोरा ने आसमान और जमीन को तेजी से रोशन कर दिया हो। इससे आन का हार्ट तेजी से धड़कने लगा। वो खुद को लू फैंग की तरफ देखने से नहीं रोक पाया, जो लंबा और अकेला था। उसे अचानक से यह महसूस हुआ कि अगर वो अभी चला गया तो उसे अपने जीवन के बाकी के समय में इस पर्सन से कोई लेना देना नहीं होगा। वो जैकेट को वापस पकड़ लेता है। ये देख के जज पूछता है आखिर क्या हुआ? आन बोलता है मैं उसका इंतजार करूंगा। सुन के वो जज उसे जैकेट पहना देता है। आन पूछता है वो कब रेस्ट करेगा? जज बोलता है मुझे पता नहीं, कर्नल लंबे समय से लगातार काम कर रहा है, शायद 2 या 3 घंटे और लग जाएंगे। देन वो आन को पूछता है तुम कर्नल से कैसे मिले? आन बोलता है हम सिटी गेट के पास मिले थे। उसे शक हुआ कि मैं इंसान नहीं हूँ, इसीलिए उसने मेरा जेनेटिक टेस्ट किया। मैं जेनेटिक टेस्ट में पास हो गया। आन बोलता है बाद में उसने मुझे फिर से पकड़ लिया। ये सुन के जज बोलता है मुझे पता है तुम बहुत ही ज्यादा करेजियस हो। आन बोलता है इसके बाद हम सिटी डिफेंस पोस्ट पे मिले। मुझे कॉल से डर लगता है, इसने मुझे एक रूम दिया एक रात के लिए। इसके बाद मुझे एंड मेरे दोस्त को एक रूम में बंद करके रख दिया गया। हमें पता नहीं था कि क्या करना चाहिए, इसीलिए मैंने उसे कॉल किया था वहाँ पे आने के लिए। उसने मेरी मदद की यहाँ तक पहुँचने में। देन आन उस जज को पूछता है क्या कर्नल हमेशा से दूसरों की मदद करता है? जज बोलता है मुझे पता नहीं, उसके आसपास कोई नहीं रहता है। वो जज लू फैंग की ओर देखते हुए बोलता है कभी कभी मैं लोगों की मदद करना चाहता हूँ, लेकिन कोई चांस ही नहीं मिलता है। कोई भी ट्रायल कोर्ट से मदद नहीं मांगता है। ये सुन के आन बोलता है तुम सच में बहुत अच्छे हो।
तुम जज की तरह नहीं हो। उस जज का स्वभाव बहुत ही नरम था, यहाँ तक कि उन सभी लोगों के बीच भी जिसने आन जी से मुलाकात की थी। जज मुस्कुराते हुए बोलता है, बहुत से लोग ऐसा कहते हैं, शायद कर्नल जैसी प्रतिभा अधिक योग्य है। सुन के आन बोलता है, लगता तो ऐसा ही है। सोचने लगता है शायद लू फेंग का कोल्ड पर्सनालिटी की वजह से वो सही जजमेंट ले पाता है। वो जज बोलता है, ये 7वां वर्ष है जब कर्नल ने ट्रायल कोर्ट के लिए काम किया है। हेटेरोजिनस देखने में इंसानों से अलग नहीं होते हैं, हमें उनका स्पेसीज का अंदाजा लगाना होता है। कभी कभी हम गलत हो जाते हैं और गलती से लोगों को मार देते हैं। यह दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। अगर जज दूसरे जजों को देखता है तो वह जज को बता सकता है कि वो सही है या नहीं। हालांकि खुद जज के लिए कोई भी यह नहीं बता सकता है कि वो सही है या गलत। वो जिन चीजों से लड़ रहा है वो है अकल्पनीय मॉन्स्टर एंड वो खुद। तो मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि कर्नल को 7 वर्षों में क्या कुछ झेलना पड़ा। उदासीन के अलावा कुछ और भी है। मैं होप करता हूँ कि तुम इसे समझ सकते हो। यहाँ पे चैप्टर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए एंड आगे का स्टोरी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।